हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है और आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का दूसरा अपना वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में। कैसे कंपनी यहाँ पे आता है, मुग़ल एम्परर्स के कोर्ट्स में जाता है, फिर वहाँ से किस तरह बैटल्स होता है, दीवानी और निज़ामत दोनों ले लिया जाता है। फिर उसके बाद कैसे 1772 तक जो पूरा उनका एक स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रैटेजी रहता है कि पहले बिजनेस करना है और धीरे धीरे करके बिल्कुल एक गवर्नमेंट की तरह यहाँ पे इंडिया में रूल करना है। तो एक कंपनी से एक गवर्नमेंट तक ये कैसे मूव करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये लोग स्टार्टिंग अपना कैसे करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो स्टार्टिंग फेज़ रहता है इनका, उसमें ये लोग क्या करते हैं। तो अपना ये जो पहला पीपीटी देख रहे हैं कि द एडवेंट, कि ये लोग कैसे अपना शुरुआत करते हैं। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया आने के लिए ब्रिटिश से परमिशन मिलता है एज ट्रेडर्स, कि वो आकर यहाँ पर ट्रेड करेंगे। बट उनका जो कंपनी होता है जो कि कहाँ रहता है, इंग्लैंड में, वो कंपनी को जैसे चलाया जाता है, जैसे आज की कंपनी में एक बोर्ड होता है, सीईओ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वैसे ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक बोर्ड था, एक जो कि पूरा गवर्नमेंट, जो कंपनी का जो पूरा गवर्नेंस है उसको वो लोग देखते थे। तो जो लोग कंपनी को गवर्न करते थे कि कंपनी क्या स्टेप्स लेगा, किस चीज़ में बिजनेस करेगा, यहाँ के लोकल जो मुग़ल रूलर्स हैं उनसे कौन कांटेक्ट करेगा, ये सभी चीज़ कंपनी का जो डिसाइड होता था, दैट वाज डन बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक था और उसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, जो लोग मिल करके पैसा लगाते हैं और कंपनी चलता है, वो लोग उसके मेंबर थे। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये कहाँ से काम करता था, वो इंग्लैंड से काम करता था। और जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जिनके चार्टर से ये कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, वो भी ये शेयर होल्डर्स में इंक्लूड थी। फिर आता है अपना सूरत का जो 1608 का जो इंसिडेंट है, कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज़ होते हैं वो सूरत में आते हैं। और फिर सूरत में इनका पहला फैक्ट्री होता है 1615 में। फिर दूसरा ये जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं वो होता है मछलीपट्टनम में, जो कि 1616 में ये लोग करते हैं। तो कंपनी आकर किसी भी देश में एक फैक्ट्री बनाना, वहाँ ट्रेड करना, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनको इस चीज़ का परमिशन दे। तो ये जो परमिशन जो लेने का काम था, जो कि सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने से पहले या फिर मछलीपट्टनम में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने से पहले जो परमिशन लेने का काम था, उसके लिए जो किंग जेम्स थे इंग्लैंड में, उन्होंने दो लोगों को यहाँ जहांगीर के, जो मुग़ल एम्परर जहांगीर थे उस टाइम, उनके कोर्ट में ये किंग जेम्स दो लोग को भेजते हैं। उनमें से पहला होता है विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 में आता है। बट जो किंग जहांगीर रहते हैं, एम्परर जहांगीर, वो उनके जो प्रपोजल्स होते हैं, विलियम हॉकिंस के जो प्रपोजल्स होते हैं, उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं रहते और स्टार्टिंग में उनको परमिशन नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर दूसरे जो एनवॉय रहते हैं जिनको किंग जेम्स भेजते हैं जहांगीर के कोर्ट में, वो होते हैं थॉमस रो 1615 में। तो सितंबर 1615 में ये थॉमस रो आते हैं और ये जब जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं और बहुत ही पोलाइटली उनके यहाँ ये फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन के लिए अप्रोच करते हैं। तो फिर जब थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में जाकर ऐसा गिफ्ट्स एंड ऑल लेकर के जाते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो फिर जहांगीर, जो एम्परर जहांगीर रहते हैं, वो उनसे खुश होकर के फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन दे देते हैं। और उनका जो पहला फैक्ट्री रहता है, जो कि 1615 में कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, दैट वाज इन सूरत। फिर ये लोग फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिए, वहाँ पर अपना ट्रेडिंग भी ये लोग शुरू कर लिए। फिर जो कंपनी होता है वो देखते हैं कि अब मेरे को सिर्फ ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे मेरे को और भी बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे अधिकार चाहिए। तो क्वीन एलिजाबेथ जो रहते हैं, क्वीन एलिजाबेथ से ये लोग एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया लेते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर ग्रांट करती है, जिनमें इंग्लैंड से अगर इंडिया को ट्रेड करना है तो उनके लिए एक ही कंपनी को अलाउ किया जाता है ट्रेड करने के लिए, वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो क्वीन एलिजाबेथ से तो ये लोग एक स्पेशल परमिशन ले लेते हैं कि हाँ, अगर इंग्लैंड से हम ट्रेड कर रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकता है। तो क्वीन एलिजाबेथ से इनका परमिशन हो गया। फिर क्वींस चार्टर 1600 में राइट टू फ्रेम लॉज एंड ऑर्डिनेंस फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, ये इनको एक चार्टर मिलता है। मतलब अगर ये कंपनी में अगर कुछ कानून बनाना है, कुछ ऑर्डिनेंस बनाना है, तो ये जो कानून और ऑर्डिनेंस है वो क्वीन चार्टर जो होता है 1600 का, उसके थ्रू ये लोग खुद से रूल बना सकते हैं। ठीक। फिर प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल एट इट सूरत फैक्ट्री एक्टेड एज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया। ये जो अपना पॉइंट है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इंडिया में अगर वो लोग आकर के रूल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत सारे अंग्रेज़ों को इंडिया में लेकर के आए थे। फिर वो लोग यहाँ पे फोर्ट्स बनाकर या फिर फोर्ट्स के बाहर भी वो लोग रहते थे। अब मान लो वो लोग जो इंग्लिश पीपल हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो यहाँ कर ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ क्राइम कर रहे हैं या फिर वो कैसे गवर्न किए जाएंगे? इनका जो राइट्स था वो किसको दे दिया गया? जो प्रेसिडेंट और काउंसिल था उनका सूरत फैक्ट्री में, उनको ये पावर दे दिया गया कि अगर इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इंग्लिश पीपल है, उनके ऊपर कंट्रोल करने का अथॉरिटी किसके पास है? सूरत फैक्ट्री के प्रेसिडेंट और उसके काउंसिल के पास में है। मुगल एम्परर उनके ऊपर में रूल नहीं कर पाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो भी उनके ऊपर में कोई अथॉरिटी नहीं रहेगा। जो इनिशियल बिल्कुल अथॉरिटी है वो किसका रहेगा? प्रेसिडेंट का और उसका काउंसिल का, जो कि सूरत फैक्ट्री को चला रहे हैं। ठीक। फिर आता है द एम्परर जहांगीर इन 1618 अलाउड देम सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड टू बी गवर्न बाय देयर ओन लॉज इन इंडिया। अब 1618 में एम्परर जहांगीर को भी ये लोग कन्विंस कर लेते हैं कि अगर इंडिया में हम आकर रह रहे हैं इंग्लैंड के लोग, तो इंग्लैंड के लोग को सेल्फ गवर्नमेंट का ये राइट दिया गया है। वो खुद का कानून बनाकर खुद पर लागू कर सकते हैं कि एम्परर जहांगीर का या फिर कोई भी इंडियन लॉज जो है उनके ऊपर में लागू नहीं होगा। तो क्वीन एलिजाबेथ को भी ये लोग कन्विंस कर लेते हैं। फिर एम्परर जहांगीर को भी कन्विंस कर लेते हैं कि दे विल बी गवर्न बाय देयर सेल्फ लॉ। ठीक। फिर आता है द कंपनी हैड द राइट टू मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस फॉर सिक्योरिटी ऑफ देयर पोजीशंस इन इंडिया। अब कंपनी है, कंपनी यहाँ पर अपना फैक्ट्री बना के रखा है, फोर्ट बना के रखा है। तो नॉर्मली क्या होता है आज के टाइम में, अगर गवर्नमेंट का कंपनी है तो CISF गार्ड करेंगे, और अगर प्राइवेट है तो उनका एक अपना सिक्योरिटी रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल आज के जो प्राइवेट कंपनी रहते हैं वो बिल्कुल एक अपना आर्मी बना लेते हैं। लेकिन उस टाइम ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि आप अपना जो आर्मी है वो यहाँ पर ला के रख सकते हैं, खुद का आर्मी बना सकते हैं, जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी पोजेशंस है, जितना भी प्रॉपर्टी है इंडिया में, उसको गार्ड करना। तो कोई सिक्योरिटी गार्ड टाइप नहीं, ये इनको बिल्कुल अथॉरिटी था कि ये एक पूरा आर्म फोर्सेस को यहाँ पे रख सकते हैं। नेवी, एयरफोर्स तो उस टाइम था नहीं, बट नेवी एंड आर्मी दोनों को ये लोग रखते थे। और इनको पावर दे दिया गया था थ्रू एम्परर जहांगीर एंड क्वीन बोथ, दोनों से। फिर अब देखते हैं कि क्या ये लोग इतना एक स्टेप ले लेकर के पहले फैक्ट्री बनाते हैं, फिर अपना खुद का गवर्नमेंट चलाने के लिए, मतलब सिर्फ इंग्लिश पीपल के लिए, कि अगर हम इंग्लैंड के लोग हैं और यहाँ पर आके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो हम अपना खुद का जो कानून है उससे लागू कर सकते हैं। तो सेल्फ गवर्नमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिल गया, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके ट्रेड करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब ये जो करते हैं कि अब मेरे को क्या इंडियन गवर्नमेंट में हिस्सा लेना है। ठीक। तो इनके लिए दो बैटल होता है, एक होता है बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 में और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 में। तो 1764 में जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक वॉर होता है, एक बैटल होता है, उसमें सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उस टाइम में, उनका डिफीट हो जाता है, वो हार जाते हैं। तो अब हार गए हैं तो कंपनी क्या करता है, वो उनका जो सक्सेसर होते हैं, वो सक्सेसर जो पपेट गवर्नमेंट होता है, मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन लोग के साथ में एक ट्रीटी करते हैं। वो ट्रीटी रहता है 1765 का ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का कंटेंट ये रहता है कि जो मुग़ल एम्परर थे उस टाइम में, शाह आलम टू, उनसे जो दीवानी राइट्स होता है वो ले लिया जाता है कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीन जो राज्य है, ये तीन राज्य का जो दीवानी राइट्स है वो कंपनी खुद ले लेता है। दीवानी मतलब वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करना और सिविल जस्टिस वो देना। सिविल जस्टिस आज के टाइम में अपना अगर कोई कोर्ट में जा रहा है तो देखेंगे दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल जो अपना सिविल कोर्ट होता है और दूसरा सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट क्या करता है, क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और जो सिविल कोर्ट होता है वो सिविल लॉज को। तो जो ये दो काम था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और सिविल जस्टिस देना, ये दोनों मिल करके दीवानी कहलाता था। और ये दीवानी का पावर जो था वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से शाह आलम से ले लिया जाता है। कौन? तीन स्टेट के लिए, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए। और बाकी का जितना पावर है, आर्मी, फिर जाके निजामत जिसको बोलते हैं कि आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल जस्टिस, ये सब शाह आलम के लिए छोड़ दिया जाता है कि आप इसको चलाइए। बट जो मेन पावर है रेवेन्यू कलेक्ट करना, यही उनसे छीन लिया जाता है। इसके बदले में उनको, शाह आलम को, एक एनुअल जो अलाउंस है वो दिया जाता है कि आपको साल में इतना पैसा दे दिया जाएगा और इसके बदले में जितना भी ये रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है ये तीन स्टेट से, दैट विल बी कलेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी लेगा। तो ये जो दो सिस्टम चलता है इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ये तीन स्टेट में कैसे काम चल रहा है? दो तरीक़ा से, कि जो दीवानी पावर है वो किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो बाकी का जो निजामत पावर है वो किसके पास में दिया गया है? शाह आलम टू के पास। फिर अब क्या होता है कि 1772 में वैरन हेस्टिंग्स ये सिस्टम को भी बंद कर देते हैं कि ये जो निजामत पावर है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, मतलब जो आज के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल, इन सब के जगह में कौन रहेगा? कंपनी के लोग रहेंगे। जो मिलिट्री है वहाँ पे भी कंपनी के लोग रहेंगे। और जो क्रिमिनल जस्टिस देने का काम है ये भी कौन करेगा? कंपनी ही करेगा। तो पहले जो डुअल गवर्नमेंट चल रहा था कि निजामत अलग लोग देख रहे थे और दीवानी अलग लोग, अब वो ख़त्म हो गया। कहाँ पर? सिर्फ बंगाल में। कौन से ईयर में? 1772 में। तो अब 1772 में वैरन हेस्टिंग्स ने क्या किया, ये जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था ये भी ख़त्म करके जो पूरा पावर है, निजामत, दीवानी, सभी पावर्स क्या करते हैं? कंपनी खुद के कब्जे में ले लेते हैं। ये होता है 1772 तक का स्टोरीज। अब इसके बाद का जो अपना चैप्टर्स है जिसमें अपना रेगुलेटिंग एक्ट्स है, चार्टर एक्ट्स है, वो सब क्या कंपनी के रूल के बारे में है। तो आज का अपना ये छोटा सा वीडियो था किसके बारे में, कि कंपनी कैसे आते हैं यहाँ पर, आने के बाद में वो कैसे एक एक करके पावर्स लेते जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट्स, उसका ज़रूरत क्यों हुआ, चार्टर एक्ट्स एंड ऑल। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।